विद्या भारती। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वालों को पूनम त्रिपाठी और निरुपमा श्रीवास्तव का नमस्कार। निरुपमा, काफ़ी समय बाद तुम दिखाई दे रही हो या सुनाई दे रही हो और ये मैं नहीं, हमारे जो श्रोता हैं वो भी लिख कर भेज रहे हैं और उन्हें बड़ी खुशी है और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि काफ़ी दिनों बाद ही सही लेकिन तुमसे मुलाकात हुई। बिल्कुल, वो क्या होता है ना, अपनों का प्यार होता है ना, वो आपको खींच ही लाता है और ये हमारे श्रोताओं का प्यार ही है जो आज फिर मैं आप सबके साथ हूँ। हाँ, तो बिल्कुल ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे सभी श्रोताओं को और बहुत बहुत धन्यवाद। भाई, आज बहुत सारे विषय हैं और इन विषयों पर हमारे श्रोताओं के संदेश भी आ चुके हैं। तो जैसा कि आज दादी माँ के नुस्खे में हम लेकर आए हैं भुना चना और इसके गुणों के बारे में काफ़ी संदेश हम तक पहुँच चुके हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे। और कौन से विषय हैं? बिल्कुल, साथ ही आज फरवरी का महीना चल रहा है तो परीक्षाओं का दौर शुरू हो चुका है। तो परीक्षा का समय और बच्चों में जो तनाव होता है इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे और इसको लेकर भी हमारी श्रोता तो वैसे बहुत सजग ही हैं, लेकिन हम भी इस और उनका ध्यान आकर्षण करेंगे कि तनाव को कैसे कम किया जा सकता है। बिल्कुल, और कहा जाता है ना, अनजानों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ हद तक तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम इन चीज़ों से बच सकते हैं ना। और आज है मंगलवार और गीत मंजरी का हर किसी को इंतज़ार रहता है। तो आज ख्याल जो है शब्द से हम गीत मंजरी जो है पिरो कर लेकर आए हैं। और साथ में और क्या है आज? बिल्कुल, आज विश्व एनजीओ दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन इससे पहले मैं हमारे श्रोताओं को बताना चाहूँगी कि आज 27 फरवरी को समूचा देश अमर शहीद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी को याद कर रहा है उनकी शहादत दिवस पर। क्रांतिकारी अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद ने प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क, जिसको कि अब हम अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जानते हैं, उसमें अंग्रेज़ी हुकूमत से मुकाबला करते हुए 27 फरवरी 1933 को अंतिम सांस ली थी। 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर ज़िले के भावरा गांव में जन्मे आज़ाद के पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। छात्र जीवन से ही वो स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए थे। गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को अचानक समाप्त कर दिया था। तब उनकी विचारधारा में क्रांतिकारी बदलाव आया। वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बने और 1925 में काकोरी कांड को अंजाम दिया। कहा जाता है कि आज़ाद के नाम मात्र से ही अंग्रेज़ी हुकूमत के बड़े बड़े अफसर कांप जाते थे। बिल्कुल, ऐसे अमर शहीद को हमारा सशक्त नमन। और आज जैसे कि बात है निरुपमा की, आज उनके काम की ही बात हम कर रहे हैं और ये उनकी कहना चाहिए जो उन्होंने देश के लिए किया ना, जो अपना बलिदान दिया, अपने सारे सुख शांति को अलग कर अपने जो वो कर सकते थे कि आगे बढ़ सकते थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना सारा जीवन जो है वो अपने देश को समर्पित कर दिया। ये तो जो त्याग है, हाँ, ये जो त्याग है ये श्रेष्ठतम है और हमारा राष्ट्र सदैव ही इनका ऋणी रहेगा। और आज भी जब हम उनकी कहानियाँ पढ़ते हैं तो हमारी बिल्कुल रूह कांप जाती है कि कोई इस तरह से कर्मठता से अपने देश के लिए लड़ा है और आज हम अपने स्वतंत्र देश में जो है उसी आज़ादी की सांस ले रहे हैं। और हमारा राष्ट्र हमेशा ही इनके प्रति कृतज्ञ रहेगा और ये सदैव ही हमें प्रेरणा देते हैं। बिल्कुल प्रेरणा देते हैं और ऐसे बहुत से लोग भी हैं निरुपमा की जो हमें प्रेरणा देते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो एनजीओस चलाते हैं, कहना चाहिए जो कि नेक काम ही है। और आज एनजीओ दिवस भी हम मना रहे हैं, विश्व एनजीओ दिवस। तो इसके बारे में कुछ तुम बताना चाहोगी? बिल्कुल, प्रतिवर्ष 27 फरवरी को पूरी दुनिया में विश्व एनजीओ दिवस का आयोजन किया जाता है। 17 अप्रैल 2010 को नोवे बाल्टिक सी एनजीओ फोरम के 12 सदस्य देशों द्वारा औपचारिक रूप से मान्यता दिए जाने के बाद विश्व एनजीओ दिवस ने अपना आधिकारिक दर्जा ग्रहण किया था। वर्ष 2012 में फोरम के अंतिम वक्तव्य संकल्प के माध्यम से इस दिवस को अपनाया गया। हालांकि इस दिन को आधिकारिक तौर पर वर्ष 2010 में मान्यता दी गई थी, लेकिन वर्ष 2014 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व एनजीओ दिवस
मनाया गया था। क्या बात है। और ऐसे ही जानकारी हमारे एक श्रोता ने भी दी है कि विश्व एनजीओ दिवस का महत्व, एनजीओ गैर लाभकारी संगठन है जो सरकार पर स्वतंत्र है और एक विशिष्ट सामाजिक, पर्यावरणीय या सांस्कृतिक लक्ष्य की दिशा में काम करते हैं। एनजीओ छोटे स्थानीय संगठनों से लेकर बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तक हो सकते हैं। एनजीओस मानवाधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और आपदा राहत सहित कई मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ ही हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि हर साल 27 फरवरी को दुनिया भर में विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है ताकि विभिन्न एनजीओ द्वारा किए गए कार्यों और उनके योगदान का उत्सव मनाया जा सके। इस विशेष दिन का उद्देश्य लोगों को एनजीओ के भीतर अधिक सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रेरित करना और एनजीओ और निजी सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच अधिक सहजीवन को प्रोत्साहित करना है। क्या बात है। तो बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि एक साहसिक काम है, इतने लोगों को लेकर साथ में चलना और लोगों के लिए अच्छा सोचना। और वैसे ये तो हो गई एनजीओ की बात, लेकिन कहीं कहीं पर हमें ये भी लगता है ना कि ये जो छोटे छोटे काम है, किसी की मदद कर देना या किसी के बारे में सोचना जो अपने परिवार में है उससे परे, हम आस पड़ोस के बारे में बात कर सकते हैं, जो हमारे घर काम करने वाली जो आती हैं उनके बारे में सोच सकते हैं। अगर हम थोड़ी सी मदद कर दें उनकी किसी भी चीज़ को लेकर तो वो बहुत अच्छा काम हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपको भी शांति और सुकून मिलेगा इस काम से। अपने स्तर पर हम एक अच्छा जीवन जब जीते हैं, किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, तो भी एक बहुत मूल्यवान योगदान होता है। अगर आप अच्छे इंसान बनकर ही रहें, कम से कम आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। यहाँ पर पूनम जी मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि अगर एनजीओज़ की बात करें तो भारत में 30 लाख से अधिक गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओज़ मौजूद हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं और सामाजिक परिवर्तन लाने में सूत्रधार, उत्प्रेरक या भागीदार की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। क्या बात है। तो ये तो अपनी भूमिका निभा ही रहे हैं। हम भी छोटे छोटे काम अपने जितना हम कर सकते हैं उतना अगर हम करते हैं तो किसी की होठों पर हम मुस्कुराहट तो ला ही सकते हैं। तो भाई वाकई जहाँ तक मुस्कुराहट की बात है तो जब आप किसी से मिलते हैं, किसी से भी मिलते हैं और अगर उससे बातचीत होती है और कुछ अच्छा लगता है तो कहीं ना कहीं चेहरे पर मुस्कुराहट आ ही जाती है। लेकिन जब परीक्षा का समय हो तो कहना चाहिए कि इतना तनावग्रस्त रहता है, मतलब बच्चे भी बहुत तनाव में रहते हैं, घर के जो माता पिता अभिभावक हैं वो भी काफ़ी तनाव में रहते हैं और सारा तनाव का माहौल रहता है। लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि खासकर परीक्षा का जो समय होता है उस समय तनाव से ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो बच्चे को अपनों की ज़रूरत होती है। यानी कि कहना चाहिए कि कोई ऐसा हो जो उसको समझा सके कि भाई ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, जो है वो अच्छा है। तो बिना तनाव के आप पढ़ाई करें और परीक्षा की तैयारी करें, जो होगा देखा जाएगा, रिजल्ट की चिंता ना करें, मतलब परिणाम की चिंता ना करें। आजकल हम अक्सर देखते हैं कि क्या होता है ना कि अभिभावकों की ऐसा लगता है कि अभिभावकों की परीक्षा ज़्यादा है, जो भी टूर्स होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, घर का केबल कनेक्शन कट हो जाता है कि टीवी बिल्कुल बंद हो जाएगी और एक माहौल में डर सा पैदा कर दिया जाता है। बहुत से लोग इस तरह से बिहेव करते हैं कि माहौल जो है वो बहुत घबराहट का हो जाता है। हर चीज़ में जो है माता अगर बात कर रही है किसी से तो वो कह रही है अरे भाई मेरे बच्चे के एग्जाम चल रहे हैं, मैं कुछ नहीं करूँगी। हर चीज़ के लिए मनाही होती है कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो इससे एक वातावरण जो हम देते हैं बच्चों को वो कैसा होता है, वो कहीं ना कहीं एक भयावह वातावरण हो जाता है कि मैं एक बहुत बड़ी जंग लड़ने जा रहा हूँ। और हाँ, तुम कुछ बोल रही थी। बिल्कुल, हम यही कह रहे थे कि बच्चों से ज़्यादा जो है माता पिता कुछ माता पिता, सभी नहीं, आजकल तो काफ़ी इस विषय में जागरूकता फैल चुकी है, लेकिन फिर भी और ज़्यादा जागरूकता होने की ज़रूरत हमेशा ही बनी रहेगी। वो इसलिए क्योंकि कुछ लोग इतना ज़्यादा डरावना माहौल पैदा करते थे कि बच्चे के दिमाग में ऐसा लगता है कि वो कोई पेपर देने नहीं जा रहा है, वो जंग लड़ने जा रहा है कोई, और इस जंग में उसको हर हाल में जीतना ही, और अगर नहीं जीता वो तो पता नहीं उसके जीवन का ही कहीं अंत ना हो जाए। ऐसे नहीं तो इसी बात को लेकर हमारे एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि परीक्षा का समय और बच्चे, भाई साहब परीक्षा तो बच्चे की होती है, फिर दे रहे अभिभावक होते हैं। सुबह सुबह उठकर उन्हें उठाने, सजाने, संवारने से लेकर परीक्षा स्थल तक भेजने और लाने तक के पहले अभिभावकों को भी तैयार होना पड़ता है। सो कहने को तो परीक्षा बच्चे दे रहे होते हैं, लेकिन असली परीक्षार्थी अभिभावक हैं। फिर आजकल तो बड़े होने पर परीक्षार्थी की फेक परीक्षार्थी बैठाया जा रहा है। लाख निगरानी करने पर भी परीक्षाएं विभिन्न ऐसे ही कारणों से निरस्त भी की जा रही हैं। इन सारे बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिसके फलस्वरूप कुछ नया परीक्षा स्वरूप
आकार में आ सके। तो भाई इन्होंने बात परीक्षा के परिणाम और उसकी बात की है। खैर, और वहीं एक श्रोता हैं वो ये लिखते हैं कि परीक्षा सभी उम्र के छात्रों के लिए तनाव और दबाव का एक सामान्य स्रोत है। परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव माता पिता, शिक्षकों और साथियों सहित विभिन्न स्रोतों से आ सकता है। ये दबाव चिंता, तनाव, यहाँ तक कि अवसाद की भावनाओं को जन्म दे सकता है, जो थोड़ी देर पहले तुमने कहा ही। बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता कहते हैं कि स्कूल परीक्षा का तनाव छात्र जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और हम सब इससे गुजर ही चुके हैं, जिसे दूर करना कठिन हो सकता है। यदि ठीक से नहीं निपटा गया तो स्कूली परीक्षाओं का अनुचित तनाव हानिकारक हो सकता है। यह किसी छात्र के समग्र प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है और कभी कभी अन्य जटिलताओं को जन्म दे सकता है। उच्च महत्वाकांक्षाओं और कड़ी प्रतिस्पर्धाओं की आधुनिक दुनिया में वार्षिक स्कूल परीक्षाओं के दिए गए परिणाम का एक छात्र के शैक्षणिक भविष्य, सामाजिक पोशाक और कई बार उसकी आगे की व्यावसायिक गतिविधियों की दिशा पर महत्वपूर्ण प्रभाव माना जाता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि छात्रों के साथ साथ उनके माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य स्कूल परीक्षाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से एक बड़ा बोझ मान सकते हैं। ये बात बहुत हद तक सही है, लेकिन इस चीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अभिभावकों पर ये जिम्मेदारी बहुत है कि ये जो है वो भय का रूप ना ले ले। हाँ बिल्कुल। और जैसा कि है ही बात कि तनाव का ना माहौल बनाएं और बहुत ही हेल्दी एटमॉस्फेयर रखें। मतलब बच्चों के साथ हंसी मजाक भी करें, बच्चों को थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर गार्डन में घुमाने भी ले जाएं। हो सके तो आसपास थोड़ी जगहों में आप आधा एक घंटे के लिए आप उसे घुमाने ले जा सकते हैं। उसके लिए कुछ अच्छी चीज़ें जो उसकी मनपसंद की चीज़ें हैं आप वो खिलाएं उसको। और ख़ासकर स्वास्थ्य का इस समय ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं ना कि स्वस्थ मन में ही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। तो भाई शरीर का स्वस्थ रहना भी बेहद ज़रूरी है। जी, इसमें क्या है कि आप कुछ बातों का अगर ध्यान रखें, जैसे कि पढ़ाई को अगर टाइम टेबल नियोजित कर लिया जाए, टाइम टेबल बांध लिया जाए, तो बच्चे पर वो जो एक प्रेशर रहता है पढ़ाई का कि मुझे ये करना है, वो अरे मेरा इतना बाकी है, तो ये नहीं रहेगा, नियोजित हो जाएंगी चीज़ें, उस तरह से वो पढ़ाई कर सकता है। दूसरी बात है कि पढ़ाई के बीच में ब्रेक्स का होना बहुत ज़रूरी है। और ये बात भी बहुत गलत है कि आपने पूरा टीवी सेट ही बंद करके रख दिया, ऐसा भी ना करें। कई बार ऐसा होता है कि जिस चीज़ से आप बच्चों को दूर करते हैं उनका मन वहीं ललचाता है और जो वो पढ़ रहा है उसमें वो एकाग्र नहीं हो पाता है। इसलिए थोड़ा बहुत उसे टीवी भी देखना दे, बिल्कुल उसे आप नियोजित कर लें कि बस इतना ही समय आप देखो, उससे उसका भी जो दिमाग है वो तरोताज़ा महसूस करेगा। बिल्कुल। और हाँ, मतलब समय बांध दे, कहने का मतलब ये है कि थोड़ा समय आपको ये करना है, थोड़ा समय वो करना है, तो ये इससे क्या होगा कि वो अच्छे से परीक्षा की तैयारी कर सकेगा। जिंदगी के हर चुनौती का जब भी हम सामना करते हैं, इस तरह के गीत अगर सुन लें तो अपने आप में एक एनर्जी आ जाती है। बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल गीत संगीत सुनना भी बंद ना करें। बिल्कुल, वो तो है ही। और ये जो है ये स्ट्रेस यानी कहना चाहिए कि तनाव को कम करता है। वहीं एक श्रोता है वो लिखते हैं कि आजकल परीक्षा का समय चल रहा है, सभी तरह के बोर्ड के छोटे बच्चों को और भी कई परीक्षाएं हो रही हैं या होने वाली हैं। ऐसे में माता पिता की भूमिका बहुत अहम होती है। परीक्षा शुरू होने के पहले से ही उनका मनोबल बढ़ाने और अच्छे खान पान का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। इस समय उतरती ठंड, गर्मी के आगमन की शुरुआत हो जाती है। बच्चे बीमार ना पड़ें, इसके लिए उनका विशेष ध्यान रखें। मेरी बिल्डिंग में ऊपर के फ्लैट में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बहुत ज़ोर से आवाज़ गूंजती है। बहुत मना करने के बाद भी काम बंद नहीं हो रहा है, जिससे बिल्डिंग में रहने वाले बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है। काम रात में ही चलता है, जिससे बच्चे सो नहीं पाते। अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो उन्हें पहले से ही मना कर दें या किसी और तरीके से भी उस काम को बंद करा सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि हम कहते हैं ना कि हम अपने जीवन में अगर अच्छे इंसान बन जाएं, अगर हम जो चीज़ दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे लिए करें, तो हमारी भी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम भी दूसरों का वैसे ही ख्याल रखें। इसलिए एक अच्छे पड़ोसी बनिए, अच्छे इंसान बनिए। सामने वाले की तकलीफ को, उसकी ज़रूरत को समझते हुए अगर हम करेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। बिल्कुल। और ये कोई ऐसी बातें भी नहीं है कि जिसके लिए कोई लड़ाई झगड़ा करे या तनाव क्रिएट करे। ये चीज़ें आपसी समझ की हर व्यक्ति उस दौर से गुजरता है। बिल्कुल। और जैसा कि इन्होंने कंस्ट्रक्शन की बात करी, इस तरह की चीज़ें अगर हो रही हैं तो आप अपनी बिल्डिंग में ही जो सेक्रेटरी होते हैं उनसे बात कीजिए कि भाई बोर्ड के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और इस समय से इस समय के बीच इस दौरान ये काम ना हो, तो इस तरह से भी उसे मैनेज किया जा सकता है। और हम तो अपने बच्चों का ध्यान रखते ही
नहीं है, हम अपने आस पड़ोस के बच्चों का भी विशेष इस समय ध्यान रखें कि भाई परीक्षा का समय है, ज़ोर से टीवी ना लगाएं, ज़ोर से आवाज़ गाने ना लगाएं, और अगर कोई मेहमान घर में आ रहा है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ ना हो, और अगर घर में बच्चे हैं तो बच्चों की भी बहुत ज़्यादा आवाज़ जो है बाहर तक ना जाए। इन सभी बातों का अगर हम ख्याल रखेंगे तो अच्छा ही है। बिल्कुल अच्छा ही है, और इससे एक अच्छा वातावरण भी फैलता है। और यहाँ पे पूनम जी मैं साथ में ये भी बताना चाहूँगी कि खास तौर से अगर एंड परीक्षा के समय एक अलग ही घबराहट होती है, मतलब कल पेपर देने जाना है तो हाथ पांव फूल जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, तो ऐसे में जो तनाव होता है इसके लिए सबसे चीज़ें ज़रूरी है, मतलब इसकी भूमिका तो पहले ही बन जाती है कि कोई कंपटीशन प्रतिस्पर्धा ना करें कि अरे तुम्हें उससे अच्छे नंबर लाने, इस तरह का तनाव जो है बच्चे पर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर आपको परीक्षा एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप तनाव महसूस करें, घबराहट महसूस करें, तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं। सबसे पहले तो ये कि आप गहरी सांस लीजिए, लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। इस तरह से अगर आप 2-3 बार ही करते हैं तो आप खुद अनुभव करेंगे कि आपका तनाव, आपकी जो घबराहट है वो थोड़ी सी कम हो गई है और आपको एक रिलैक्सेशन महसूस होगा। और ख़ास तौर से कहा ही जाता है कि परीक्षाओं के समय में योगाभ्यास अगर करते हैं तो वो बहुत ही कारगर सिद्ध होता है, और वो तो वैसे भी दैनिक जीवन में भी ज़रूरी है। बिल्कुल, तो इस तरह से भी आप स्वस्थ रह सकते हैं। और जैसे कि हमारा विषय है कि अनजान पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं, तो हमारे एक जो श्रोता हैं वो उन्होंने लिख भेजा है कि हम सुनते आए हैं कि अनजान किसी पर भरोसा मत कीजिए, पर अनजान के आज के माहौल में तो जान पहचान वाले अपनों पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं कीजिए। वह अपने बच्चों का सुरक्षा हो या अपने करियर या आर्थिक हो, आप खुद अब तो स्मार्टफोन का ज़माना है, आपको जहाँ भी लगे आप कुछ असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, अनजान लोग, अनजान जगह, आप अपना लोकेशन, अपना फ़ोटो, जिनके साथ उनका फ़ोटो, तो अपने परिवार दोस्तों में ज़रूर ही शेयर कर दीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है या कुछ है तो उसकी फ़ोटो आप शेयर कर दीजिए, ऐसा ही कहना चाह रही हैं। इस विषय में तो एक बात मैं भी शेयर करना चाहूँगी कि हम अक्सर देखते हैं आजकल स्टेशन पे कोई भी व्यक्ति आ जाता है आपके पास, बिल्कुल हट्टा कट्टा व्यक्ति होगा और कहेगा अरे मुझे ये चाहिए, और बिल्कुल आपके साथ साथ चलता रहेगा। ऐसा ही एक अनुभव मेरे साथ हुआ था बीते दिनों में। मैं जा रही थी, लेकिन क्योंकि वो हट्टा कट्टा था तो उसे कुछ देने का मेरा मन नहीं किया, लेकिन उस व्यक्ति ने लगातार वो मेरा पीछा करता रहा, तो कहीं ना कहीं एक घबराहट होती है। यूँ तो मैं किसी तरह से मैंने उससे अपना जो है छुटकारा पा लिया, लेकिन ये जब हम आज ये विषय हम देख रहे थे कि अनजान पर भरोसा, तब ऐसे कई व्यक्ति हमारे घर पर आ जाते हैं, कोई ना कोई कहानी बनाते हैं, कभी आपसे पानी मांगते हैं। और हमने सोशल मीडिया पे भी इस तरह की बहुत सी बातें देखी हैं कि कई बार इस वजह से लूट पाट को भी अंजाम दिया जाता है। वो एक गैंग के साथ आते हैं, सक्रिय होते हैं। इसलिए अनजान व्यक्ति पर भरोसा करना एक बहुत ही टेढ़ी खीर आप कह सकते हैं। इसमें आपके नाक कान पूरी तरह से खुले हैं कि ये वाकई में व्यक्ति, इसको ज़रूरत है कि ये कहीं मुझे फुसलाए। आपके कान चौकन्ने होने चाहिए, ध्यान होना चाहिए आपको कि कहीं ये मुझे किसी तरह से वर्गला तो नहीं रहा। बिल्कुल। और ऐसी एक बात हमारे श्रोता ने भी लिखी, किसी भी अनजान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आए दिन ऐसी वारदात होती रहती है कि कोई आपके घर में नल ठीक करने वाला, फ्रिज ठीक करने वाला या टीवी ठीक करने वाला, घर में अगर महिलाएं बच्चे घर में अकेले हैं तो कतई उन्हें घर के अंदर ना आने दें। किसी अनजान फ़ोन पर कि आपके पति या बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, मतलब कोई अनजान फ़ोन आए कि आपके पति या बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है तो फलानी जगह पर आ जाइए, तो अपने पति या बच्चे के बारे में पक्की जानकारी कर लें, तभी कोई कदम उठाएं। आजकल कई तरह के फ्रॉड चल रहे हैं, बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो बात तो बिल्कुल सही है। और इसी तरह से कई बार ऐसा भी होता है ना कि कोई पड़ोसी हैं, उनके घर में कोई आया है बाहर और वो नहीं है घर पे, तो वो आसपास में कहीं ना कहीं बेल बजा देते हैं। अगर आपके घर के पास भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति, अनजान व्यक्ति आता है, वो बोलता है कि आपके बाजू वाले घर में ही वो कोई रिश्तेदार हैं, तो आप ये उनको अंदर लाने से पहले, शिष्टाचार निभाने से पहले आप एक बार पड़ोसी का जो है उनको फ़ोन लगा लीजिए कि इस नाम के व्यक्ति आपके घर के पास खड़े हैं, क्या वो आपके रिश्तेदार हैं। तो पूरी तरह से जानकारी लेने के बाद ही उन्हें अपने घर में प्रवेश करने दीजिए। तो ये ऐसी बात है कि अपनी सावधानी अपने हाथ है, हमें इन चीज़ों को लेकर सावधान होना चाहिए, सजग होना चाहिए, और कभी भी अपनी दो राय रखनी चाहिए कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है, कहीं ये गलत तो नहीं है। बिल्कुल। और जब हम इस तरह से ध्यान देते हैं तो हमारा दिमाग स्वयं ही हमें बता देता है कि ये व्यक्ति विश्वास पात्र है या नहीं है। बिल्कुल, और ये तो है ही। और हमारे श्रोताओं ने भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, और अनजान पे हम बात कर रहे थे, तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें, और ख्याल
किस और भी बहुत सी बातों का रखना है कि भाई जो हमारा जो कहना चाहिए हमारा जो रिश्ता है ना वो भी हमेशा बना रहे। और ये तो खैर दो मत है ही नहीं कि हमारे श्रोता हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं और अपने संदेश भी भेजते हैं। और गीत मंजरी में आज ख्याल विषय है, तो आगे हम बढ़ते हैं। जब ख्याल किया तो ख्याल तेरा आया, जब ख्याल किया तो ख्याल तेरा आया, जब भी आंखें बंद की तो ख्याल तेरा आया। जब भी चांद को देखूं तो ख्याल तेरा आया, जब भी सांसें लूं तो ख्याल तेरा आया। जब भी यादों को समेटूं तो ख्याल तेरा आया, जब भी ज़िंदगी के पन्ने को पलटूं तो ख्याल तेरा आया। तेरे ख्याल का ही जादू है, बेख्याल हो गए हम ज़माने से। तेरी आवाज़ की ही कशिश है ये कि हम दीवाने हैं आपके। चांद तारों की बातें करते हैं लोग, चांद तारों की बातें करते हैं लोग, पर मेरी नज़रों से देखते नहीं आपको। खुशनुमा ज़िंदगी का ख्वाब हो तुम, हर लम्हा तेरे साथ गुज़रे, यही आरज़ू दिल में बसाए हुए हैं हम। रोज़ आता है मेरे दिल को तसल्ली देने, रोज़ आता है मेरे दिल को तसल्ली देने, ख्याल यार को मेरा ख्याल कितना है। जब भी आती है याद उनकी, जब भी आती है याद उनकी, मेरी आँखों से नींदें चुरा लेती है। कुछ दर्द, कुछ नमी, कुछ बातें, तेरी याद का मौसम शामें गुजार देती हैं। आज फिर एक ख्याल आया, उसमें भी तेरा ही जिक्र आया, बेख्याली में भी ख्याल आया, कई ख्वाबों का को साथ लाया। इश्क के इस सफ़र में, इश्क के इस सफ़र में अनजाना एहसास आया है। मेरी दुनिया रंगीन कर रही है, कर दी है तूने, मेरी दुनिया रंगीन कर दी है तूने, फ़िज़ाओं में भी बहार छाई है। वाकई ख्वाब तो बहुत हैं। और कहना चाहिए कि हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें भी लिख के भेजी हैं भुना चना के बारे में। और भुना चना बहुत फ़ायदेमंद होता है, विशेषकर डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। इसमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। हम लोग तो शाम की चाय में भुना चना छिलके सहित खाते हैं। तो भाई ये तो हो गई शाम की बात, लेकिन सुबह भी जो है ना खाली पेट नहीं रहना चाहिए, सुबह का नाश्ता भी बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। और आपको पता है आज मैंने सोचा कि नाश्ता तो ऐसे कुछ खास नहीं बनाया था, जल्दी हो रही थी, तो मैंने बस थोड़े भुने चने और गुड़ ले लिया। मैंने कहा चलो आज का दिन तो निकल जाएगा अच्छे से, फिर अपन काम कर लेंगे। भाई सिर्फ भुने चने मत बोलो निरुपमा, भुने सिर्फ भुना चना नहीं है, इसमें बहुत पौष्टिक कहना चाहिए पूरा खाना है ये ना। तो ये बिल्कुल हाँ वाकई हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिख भेजी हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई हैं कि इसमें खाने के अनेक फ़ायदे हैं। प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, विटामिन्स होते हैं, ऐसे बहुत से पोषक तत्वों से ये भरपूर होता है, इसलिए हमें तंदुरुस्त रखता है। तो जो तुमने सुबह नाश्ता किया है ना, तो ये बहुत अच्छा था। बिल्कुल। और आपकी इन बातों को सुन के तो मुझे और ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है कि हाँ वाकई में। और हमारे श्रोताओं के जो मैसेज, जो उन्होंने जो हमें संदेश भेजे हैं, उनको पढ़कर तो और ऐसा लग रहा है कि वाकई में मैंने बहुत अच्छा नाश्ता आज किया है। और वैसे भी पूनम जी ये था कि पहले के दौर में हम देखते थे कि जब भी कोई मेहमान घर में आता था उसे गुड़ चना दिया जाता था और कहा जाता था कि एक अपने आप में एक कंप्लीट इंस्टेंट फूड है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इसका भुने चने का सत्तू भी जो बनता था, जो हम पहले के समय के लोग, अगर हम दादा दादी की बात करें तो गर्मियों के समय में जो वो सत्तू में पानी डाल के सत्तू का शरबत बनाते थे, या सत्तू को ही ऐसे पानी में गूंथ के उसमें थोड़ा नमक डाल दिया, थोड़ा मिर्ची, हरी मिर्ची के साथ खाते थे। तो ये जो नाश्ता होता था ये काफ़ी पौष्टिक होता रहता था। और कई लोग ऐसे उसको शक्कर के साथ या गुड़ के साथ भी, जो सत्तू है उसको गुड़ मिला के पूरा ऐसा लड्डू बना के खाते हैं। तो ये भी है। और आजकल तो ये तो पहले के समय की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये दोबारा अब लोगों में जागरूकता फैल रही कि भाई सत्तू बहुत फ़ायदेमंद है। अगर जिम वगैरह की बात करें, लोग जिम जाते हैं तो सत्तू की बात करते हैं, तो आज वो फिर से वो दौर लौट आया है। हम घूम फिर कर जो है कहते हैं ना उल्टी तरीके से नाक पकड़ रहे हैं। पहले नाक बिल्कुल हमारे सामने थी। और पूनम जी आपने सत्तू का जिक्र किया, तो सत्तू का तो ऐसा क्रेज़ हुआ करता था कि हम रास्ता देख रहे थे कब गर्मियों की छुट्टियाँ आए, और गर्मी में ही क्योंकि अधिकतर ये खाया जाता है। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि भुने चने से सत्तू बनता है जो कि पौष्टिक तत्वों से
से भरपूर स्वादिष्ट इंस्टेंट पेय है। इसकी तासीर ठंडी है। गर्मियों में पीने से लू का प्रकोप कम होता है, पेट को ठंडा रखता है, शरीर को डिहाइड्रेट करता है। कब्ज होने पर भुने चने में बारीक कटी प्याज, नींबू, मिर्च मिलाकर खाने से इससे पेट भी साफ होता है। भुने चने के फायदे बहुत हैं। अगर आप गाउट के रोगी हैं तो खाने में इनका प्रयोग कम मात्रा में करें। तो इतनी पौष्टिक चीज़ है और अब तो ऐसा लग रहा है कि हमें डेली नियमित दिनचर्या में जो है इसका सेवन करना चाहिए भुने चनों का। बिल्कुल। और हमारे श्रोता ने लिखा भी कि भुने चने में भुनी मूंगफली, सलाद वाली सब्जियां डालकर, नींबू और चाट मसाला डालकर खाएं और थोड़े से अनार के दाने डाल दें तो पेट भरा हुआ लगेगा और वजन भी कम हो जाएगा। तो भाई क्या बात बोली इन्होंने। हाँ, बिल्कुल, मुंह में पानी इन्होंने तो व्यंजन ही बता दिया इस तरह का। हाँ बिल्कुल। और अगर बात करें वैसे इन सब बातों से ऐसा लगता है कि आज हमारे सभी श्रोता भुने चने जो हैं उनका स्वादन लेने वाले हैं, स्वाद जरूर लेने वाले हैं। इसको गुड़ के साथ खाइए तो इसका स्वाद और बेहतर आता है। और जैसा कि इन्होंने कहा इसमें प्याज और ये सब डाल के खाने से भी मज़ा आ गया, कहीं ना कहीं इसका स्वाद आ गया। इनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है जो शरीर में नए सेल्स को बनाने में मदद करता है। इस प्लांट बेस्ड प्रोटीन से मसल्स बिल्डिंग में भी मदद मिलती है और शरीर में एनर्जी का लेवल जो है वो बना रहता है। इसके साथ ही साथ ये वजन कम करने में भी कारगर है क्योंकि इसमें फाइबर और प्रोटीन उच्च मात्रा में पाए जाते हैं। लो कैलोरी फूड होने के चलते वजन बढ़ने का खतरा नहीं होता तथा इससे पाचन तंत्र को भी मजबूती मिलती है। और एक और बात बताना चाहूँगी कि चने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कम होता है और इसके चलते ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित करने में भी मदद मिलती है। क्या बात है। तो चने की जितने इतने फायदे हैं ना उतने ही इसके नाम हैं। हमारे श्रोता ने एक लिख भेजा है और ये लिखते हैं कि चना जो है फेवेसी कुल का है, अंग्रेजी में से ग्राम कहते हैं और भारत के अन्य प्रांतों में अलग अलग तरह का नाम लिया जाता है। जैसे इन्होंने संस्कृत में लिखा है चड़क, हरिमंत, उर्दू में बूट, चना, कन्नड़ा में कडले, केप्पू कडले, गुजराती में चना, तमिल में कडले और भी बहुत सारी भाषाओं में इन्होंने लिखा है, शायद मैं न बोल पाऊँ। भाई मज़ेदार चोर गरम जो है खाइए और स्वस्थ रहिए, हम तो यही कामना करेंगे। अब जो है समय हो चला है तो अब विदा दीजिए सखी सहेली कार्यक्रम से पूनम त्रिपाठी और निरुपमा श्रीवास्तव को। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।